भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इस नंबर के साथ हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक 4th पोजीशन पर था। तो इसका मतलब ये है कि हमने जापान को हर मामले में पीछे छोड़ दिया है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आप पूरा स्टोरी आसानी से समझ पाओगे। सोचिए, भारत में 100 लोग मिलकर 10 रुपए कमाते हैं, जबकि जापान में 10 लोग मिलकर सिर्फ 10 ही रुपए कमाते हैं। टोटल पैसा इंडिया में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में हर व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 0.20 रुपए आता है, जबकि जापान में हर व्यक्ति के हिस्से में 1 रुपए आता है। मतलब आम जापानीज का लाइफ, फैसिलिटीज, कंफर्ट अभी भी इंडिया से काफी बेटर है। कुछ लोगों को लग रहा है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि भारत 6.5% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, जिसे देखकर अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। बोलने में थोड़ी ना टैक्स लगता है। चाइना ने पिछले 40 सालों में 850 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो यूरोप की पूरी पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। जबकि भारत में 70 सालों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। भाई, हमारी सरकार का तो मानना है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में 1632 रुपए और शहर में 1944 रुपए अगर मंथली कमाता है तो वो गरीब नहीं है। मान लीजिए कि शहर में 4 लोग रहते हैं, मतलब 4 परिवार रहते हैं, और अगर हम 1944 को अगर हम 4 से इंटू करें तो अप्रोक्स होता है 8000 रुपए। तो मतलब अगर वो फैमिली अगर 8000 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने पैसे में एक गैस सिलेंडर खरीदने में 1000 रुपए लगते हैं। बाकी के बचे पैसों में महीने का राशन, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ निकालना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जी टीवी के बाहर अगर कोई पकौड़े तलेगा और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? रिपोर्टर को कहना चाहिए था कि मोदी जी, ये रोजगार नहीं बल्कि ये गरीबी है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति 13 लाख रुपए से अगर कम कमाता है ना, तब उसे गरीब माना जाता है। यूके में अगर कोई फैमिली का इनकम 21 लाख रुपए से अगर कम है, तब उसे गरीब माना जाता है। जापान, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2024 के अकॉर्डिंग अगर जापान में अगर कोई फैमिली 13 से 14 लाख रुपए से अगर कम कमाता है, तब उसे गरीब माना जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ का मिडिल क्लास वहाँ के लिए गरीब है और वहाँ का गरीब हमारे लिए अमीर है। लेकिन भारत को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। भारत ने तो जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, अब हमें जर्मनी की इकोनॉमी को ओवरटेक करना है। अगर हम निचले से निचले स्तर भी देखें ना, तो गरीब वो है जो अपने और अपने फैमिली का हेल्थ और दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि 2017 में 7 लाख बच्चों की मौत हुई थी कुपोषण से। हर साल कुपोषण की वजह से छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। टीबी अभी भी भारत में एक बड़ी समस्या है, जिसका कारण गरीबी, भीड़। हर साल करीबन 3.2 लोग मर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस देश में 2.4 मिलियन लोग बीमारियों से मर जाते हैं, जिसका इलाज तो संभव है, लेकिन वही पुअर क्वालिटी हेल्थ केयर, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका कारण है कि भारत अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जितना पैसे स्पेंड करने चाहिए थे, उतना हेल्थ केयर में स्पेंड नहीं कर पाता। यूएसए का पॉपुलेशन सबको पता है कि भारत से काफी कम है। अमेरिका हर साल 4.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करता है हेल्थ केयर में। चाइना 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जापान, जिसे भारत ने इकोनॉमी के मामले में ओवरटेक किया है, जापान हर साल 500 बिलियन खर्च करता है हेल्थ केयर में, जबकि भारत हर साल सिर्फ 110 बिलियन डॉलर ही खर्च कर पाता है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कम है। इनफैक्ट भारत आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है इस मामले में। भारत में हर साल 1 लाख लोगों में 122 लोग मरते हैं बेकार हेल्थ केयर क्वालिटी की वजह से, जबकि पाकिस्तान में 119, बांग्लादेश में 57, श्रीलंका 51, ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भारत से बेहतर है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी फैमिली मेंबर को अगर टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसे अगर कोई
बीमारी हो जाती है और अगर वो उसका अच्छे से अगर इलाज नहीं करा पाता तो वो गरीब है। मैं उसे गरीबी में रखना चाहूंगा। हम भारतीय इतना ज्यादा आत्मनिर्भर हैं कि हम गंदे पानी को साफ करके भी नहीं पीते हैं। सोचिए जरा, जिस देश में हर साल 2 लाख लोग गंदा पानी पीने की वजह से अगर मर रहे हो और कंपैरिजन जापान से किया जा रहा है। जरा इन नदियों को, नहरों को देखिए, कितने साफ सुथरे हैं। ये पानी इतने ज्यादा साफ और शुद्ध हैं कि लोग बिना झिझक के इसे पी सकते हैं। लेकिन ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की नदी, जहां दूर से देखने में लगता है कि ये तो कचरे का पहाड़ है। गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा कि भारत में जो 80% जो नदियां हैं, नहरें हैं, जो तालाब हैं, वो पॉल्यूटेड हैं। फिर जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो इतने पकौड़ियां तल नहीं पाते हैं जिससे कि वो अपने फैमिली मेंबर या फिर खुद का इलाज करा पाए। नीति आयोग का आप ये रिपोर्ट देखो, 2030 तक 40% आबादी को पीने लायक पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हम सपने देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, एक डेवलप्ड नेशन बनने का। दूसरा जो रीजन मैं समझता हूँ वो है एजुकेशन। अगर कोई फैमिली अगर अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन अगर नहीं दे पा रहा तो मैं मानता हूँ कि उस देश का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैं जॉब्स की नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भारत में जॉब की कमी नहीं है, कमी है तो स्किल लोगों की। खैर, मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में बात की है, आप चाहो तो जाकर जरूर देख सकते हो। वही लोग जो देखना जो देश को ताना देते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि टॉप 200 यूनिवर्सिटी में इंडिया का एक यूनिवर्सिटी आता है, वो भी 118 रैंक पर, IIT बॉम्बे। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटी रेगुलर 200 में आती है हायर एजुकेशन के मामले में, अच्छी एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे कुछ लोग मेरी बातों से ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे कि 9 लोगों को भारत में नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें किसी को इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। जैसे वेंकटरमन रामाकृष्णन का आप एग्जाम्पल ले लो, जिनको 2019 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने अपना बेसिक पढ़ाई तो इंडिया में की, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर हायर एजुकेशन की, रिसर्च किया, तब जाकर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अगर हमारे यहाँ भी अच्छी रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट और अगर फंड मिलता तो शायद ये साइंटिस्ट, स्कॉलर ये इंडिया में रहकर नोबेल प्राइज जीत सकते थे। वो कहाँ से जीतेंगे अगर 14.71 लाख स्कूल में, 1.52 लाख स्कूल में बिजली ही ना हो, 57% स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम ना हो, 67,000 स्कूल में टॉयलेट है पर काम नहीं करता, जबकि 46,000 स्कूल बिना टॉयलेट के ही ऑपरेट कर रहे हैं। सोचिए हाइजीन का लेवल क्या होगा। एक दिन मैं एक प्राइवेट स्कूल का रिसिप्ट देख रहा था, ये 1 से लेकर 5 ग्रेड का था। रजिस्ट्रेशन फी 2,000 रुपीज, एडमिशन फी 40,000 रुपीज, मंथली फी 28,100, यानी एक साल का 2,52,900 रुपए। इसमें ना तो मील इंक्लूडेड है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। मेरा एक सवाल, क्या वो बच्चा आगे चलकर साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर वो आइंस्टाइन बनेगा? शायद हमारे देश में इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर होता तो ये माफियों की तरह फी चार्जेस नहीं करते। एक मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे का फैमिली कैसे पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? खैर, मैं गवर्नमेंट स्कूल की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालात सबको पता है। ये दिखता है कि भारत में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। साल 1951 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 11.5% पैसा था। मतलब पैसा किसी एक ग्रुप में नहीं बल्कि भारत के हर लोगों में बटा हुआ था। लेकिन 2022 में वही टॉप 1% लोगों के पास पूरे देश की कमाई का 22.6% हिस्सा था, पहले से डबल। मतलब अब पैसा कुछ लोगों में जमा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ आधी से ज्यादा गरीब लोगों के पास 1951 में 20% पैसा था, अब 15% रह गया है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, एक साइड में एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छी सड़कें, महंगी गाड़ियां, अमीर लोग। भारत डेवलप तो कर रहा है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके पीछे का रीजन है भारत का पॉपुलेशन। भारत का 140 करोड़ लोग, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा खर्च होगा, जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा।
और सरकार को जब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार का जो बाइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा और इससे लगेगा कि भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है। बट रियलिटी तो कुछ और निकला ना। भले हम पेपर पर जापान से आगे हैं, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, भारत की सड़कें, भारत का लाइफस्टाइल बद से बदतर है। खैर, मेरा मकसद देश का बुराई करना नहीं है, बल्कि मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि अमेरिका, जापान जैसे देशों में और भारत में कितना ज्यादा फर्क है। खैर, आप अपना राय मुझे कमेंट में लिख सकते हो और आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।